लखनऊ बुला रहा है, चले आइए हुजूर। लखनऊ बुला रहा है, जरा पास आइए, है खास आप लोग तो फिर खास आइए। ये गाना या फिर ये लाइन आपने सुनी ही होगी। अगर सुनी है तो आप समझ भी गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज मोस्ट लव्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल, रेपेटवा फेस्टिवल। साल 2009 से आज 2025 में ये फेस्टिवल अपना 13 सीजन कंप्लीट करने जा रहा है। हर साल दिसंबर के महीने में ये ऑर्गेनाइज होता है और पूरा शहर इस फेस्टिवल को एक दिवाली की तरह सेलिब्रेट करता है। इस फेस्टिवल को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो इसके मेंटर हैं, फाउंडर हैं, मिस्टर भूपेश राय, आज हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे फेस्टिवल की बैक स्टोरी क्या है, कैसे फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, अब आगे इसको ले जाने का इनका क्या प्लान है। थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। वेलकम टू द लखनऊ स्टोरीज। थैंक यू। काफी टाइम से ऐसे बात हो रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। नहीं तो देर आए दुरुस्त है। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार लोगों को रेपेटवार का नाम सही से बोलते हुए नहीं सुना है। लोग कोई बोलता है रेपेटवार है, कोई बोलता है रेपेटवा है, तो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? शुरू के 3 महीने मैं भी नहीं ले पा रहा था सही तरीके से। वैसे प्रोनाउंसिएशन अगर बताऊं तो रेपेटवा है। तो ये जो स्पेलिंग अगर आप देखो तो दिस इज अ प्रोनाउंस स्पेलिंग जो हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं। सो जब ये नाम आया, मतलब पहले जब 2009 में फेस्टिवल हुई स्टार्टिंग, और ये नहीं था कि हम फेस्टिवल करेंगे। सिर्फ वो हबीब तनवीर जी की 2009 में डेथ हुई थी, हबीब सर। तो मेरे लिए जो भी मैं आज जो विजन थिएटर को लेकर के या जो भी देख पाता हूँ, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उनके काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उनके काम में जो एक रिलेवेंस पार्ट बहुत होता था सोसाइटी को लेकर के, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जहां से ये लगता है कि हाँ, थिएटर का जो एक पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए। It is not about only entertainment and entertainment. Of course, entertainment. Via entertainment, we show the reflection of society. तो वो एक पार्ट मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किया उनके काम ने, हबीब साहब के। तो 2009 में उनकी डेथ हुई थी जून में। तो उन्हीं को एक ट्रिब्यूट देना था उस फेस्टिवल का, कि तो उनका पूरा कलेक्शन लेके आए। प्लस मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सबसे बड़े रीजन है, अश्वथ भट्ट, जिन्होंने इतना फॉलो अप किया कि उनका एक नाटक था एक मुलाकात मंटो से, वो लखनऊ में करना चाहते थे क्योंकि उसका जॉनर पूरा उर्दू में था और जो एक बोले रिफ्लेक्शन उनको जो मिल रहा था लखनऊ में, बहुत अच्छी ऑडियंस का एक वो भी था। सो ही वेरी ट्राइड हार्ड। उन्होंने मुझे वाया कोरियर अपना सब कुछ भेजा। उस टाइम पे तो इतना व्हाट्सएप वगैरह कुछ था भी नहीं। तो ही स्टार्टिंग देन ये था कि एक दिन का कैसे करें, बट हबीब साहब की वजह से तो वो नाम उस टाइम पे था कि लखनऊ थिएटर फेस्टिवल समथिंग इस तरीके का। देन सडनली आई मेट वहाँ पे एक बहुत अच्छे कॉपी राइटर। उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या है, कैसे होगा, व्हाट अबाउट दिस ऑल कंटेंट, ये डोंट नो अबाउट थिएटर वगैरह। तो मैंने उनको सब डिटेल में बताया, हबीब साहब का काम, कुछ नाम उनका प्रेस्क्रिप्ट, तो वो पढ़े। देन ही सेड कि इसको अगर बड़े विजन की, क्योंकि थिएटर एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर सारी ही आर्ट फॉर्म है। ऑल आर्ट फॉर्म अगर हम इंडिविजुअल में देखें, हो चाहे म्यूजिक है, डांस है, या डिजाइनिंग है, लाइट डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, सो मेनी थिंग, इवन विजुअल आर्ट जितनी भी है, सब कुछ थिएटर के अंदर है। देन ही सेड कि मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। तो उन्होंने दिया, तो रेपेटवा नाम दिया। मैं तो समझ ही नहीं पाया ये क्या होता है, बट लेकिन जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, रेपेट्री वर्ड जो है वो इसी से निकला है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, अच्छा नाम है। लेकिन बहुत एक टफ डिसीजन ये भी था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम कैसे लें, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो जो भी एक टैगलाइन या नेम या ब्रांड नेम आप बनाते हैं, तो और ये भी नहीं था कि हम कुछ इतना बड़ा सोच लेते हैं, जैसे नॉर्मल फेस्टिवल। बट लेकिन उस वर्ड के अंदर इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी, तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो इस वर्ड ने सारा विजन दिया, ईमानदारी से बोल। ये जो नाम है रेपेटवा, सारा विजन जो दिया वो इसने दिया। क्योंकि रेपेटवा का मतलब किसी भी तरीके की कला को या क्राफ्ट को आप मंच पे या स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड अ रेपेटवा। और वो कला कोई भी हो सकती है। एक क्रिकेटर है, उसकी कला है खेलना, बॉलिंग है या बैटिंग करता है, तो उसका मंच है वो मैदान। एक कुक है जिसका मंच है वो किचन। वैसे ही एक आर्टिस्ट है जिसका मंच, एक जो हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में हम लोग को लगता है कि मंच का मतलब सिर्फ
तो यही होता है कि जहाँ पे आर्टिस्ट नहीं, मंच इज एवरीवेयर। हम सुबह से शाम तक हम एक मंच पे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। कोई अपनी नौकरी में परफॉर्म कर रहा होता है, कोई कहीं ना कहीं। तो दिस इज कॉल्ड रेपेटवा, से यहाँ से आया। और इसी नाम की वजह से जितना भी एक विजन है, इंस्पिरेशन है, वो मुझे इस नाम से बहुत ज्यादा मिलती है पर्सनली। तो जैसा कि आपने बताया कि साल 2009 में हबीब तनवीर, मैं नाम सही ले रहा हूँ? बिल्कुल, हबीब तनवीर साहब जी की वो गुजर गए। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हम एक टिकटेड इवेंट करेंगे, वो भी नॉट अबाउट, हाँ बिल्कुल। कितना डिफरेंस था तब में और अब में, और क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम में थिएटर को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे, शायद आज भी नहीं लेते हैं। नहीं, बात सीरियसली लेने वेने की नहीं है, अप्रोच लोगों का जो वही अप्रोच जो है वो बहुत डिफरेंस था। तो उस वक्त पे जब नाटक होते थे, मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ थिएटर से पहली बार 2009 में। मैंने इससे पहले कभी जीवन में कोई नाटक, कोई परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं देखा था। कोई मेरा एक्सपोजर नहीं था परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर के। जो एक सिनेमा था बस वही एक एक्सपोजर था। तो 2002 में जब थिएटर में आया और मैंने जब पहली बार देखा नाटक, मैंने कहा यार ये क्या, ये तो जादू है, गजब, मतलब अलग ही था। मैं 2 दिन तक बहुत बेचैन रहा, और बेचैन इन द सेंस उस क्राफ्ट को लेकर के कैसे हो रहा था, बस इसी में ये हो कैसे रहा था। तो मुझे आज भी याद है वो पहला नाटक कोर्ट मार्शल नाटक था, स्वदेश दीपक का लिखा हुआ नाटक है, और बीएनए के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने किया था। तब मैं पहली बार बीएनए में एज ए वर्कशॉप के लिए गया था। तो वो नाटक शाम को हो रहा था, तो ये हुआ कि जाके देखा कि भाई नाटक ही वर्कशॉप करने आया, तो पहली बार वो नाटक देखा। तो वो एक जादू मेरे लिए एकदम निकल के आया। तो वहां से 2002 से फिर जब घुसा, तो फिर मुझे एकदम, मैं सुबह से शाम तक मैं एक दिन में 6 रिहर्सल करता था, अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करता था। वर्कशॉप खत्म होने के बाद लखनऊ का कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, वो चाहे नीपा हो, दर्पण हो, मेघदूत, तो उस टाइम पे हाँ, लेकिन अदर में वर्क करता था, इप्टा है, हर जगह पे, मतलब जहाँ पे भी काम हो रहा होता नाटक को लेकर के, मैं हर जगह रहता था। इट्स नॉट अबाउट कि आई जस्ट वांट टू एक्ट एज एन एक्टर। जो काम मिलता था मैं वहाँ पे पोछा लगाता था। पूरा रिहर्सल जब होती थी, साइड में बैठ पूरी साफ सफाई करना, सबको चाय पिलाना, दादा ने सारे लोग सीनियर्स थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। किनारे बैठा रहता था जब रिहर्सल होती थी, कोई भूलता था तो भी हम लोग प्रॉम्प्ट करते थे। काफी धीरे करते हुए जो भी काम मिला, कॉस्ट्यूम का काम मिला, प्रोडक्शन का काम मिला, सेट का काम मिला, एनीथिंग, अगर स्टेज पे नहीं है तो जवान थे, यंग थे, एकदम एनर्जी इतनी थी, तो जहां भी जाते थे सब लेबर बना देते थे, ईमानदारी से बोलूं। इतना प्रोडक्शन में मैंने काम किया है, लेकिन वो लर्निंग भी रही मुझे। और मुझे लगता है कि वो मेरा काम, उनको लगता था कि मेहनती है, भागता है, चलो उसको ये काम दे दे, लेकिन उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। मैं सच बता रहा हूँ, आज थिएटर में जो भी मैं कर पा रहा हूँ, देन आई वर्क एज ए लाइट डिजाइनर, वहाँ पे वर्क एज ए सेट डिजाइनर। मैंने बहुत अच्छे सीनियर लोगों के साथ काम किया, एनएसडी रेपेट्री के लोगों के साथ काम किया। एनएसडी रेपेट्री का पूरा अकेले लखनऊ में 2003 में उनका शो आया था, पूरा करीब 7-8 नाटक आए थे। अकेले मैंने पूरा प्रोडक्शन हैंडल किया था, सोलो, कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं। और वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का, मुझे उससे ज्यादा, मुझे आज भी वो दिन याद आता है। मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, नॉट अभी मैं जो मैंने वो 7 दिन काम किए थे उन लोगों के। वो जो आप पूछा तुमने टिकट कल्चर को लेकर के, उसी पे मैं आ रहा हूँ। बट ये पूरी एक भूमिका है इसके पीछे कि तो उस वक्त जो टिकट जब होते तो 5, 10 रुपए, 20 रुपए का टिकट लगता था। उस टिकट से मैं देखता था कि खर्चे भी नहीं निकलते थे, कुछ भी नहीं निकलता। तो हबीब साहब की एक बात ये कहनी थी कि बिल्कुल क्यों नहीं आर्टिस्ट को भी वो एक नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जी सकता है, क्यों नहीं वो सीसीडी में जाके कॉफी पी सकता है, क्यों नहीं वो एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, क्यों नहीं वो एक घर अफोर्ड कर सकता है। थिएटर वालों की एक इमेज एक बनी हुई है कि साइड में एक झोला लटका हुआ है, जा रहे हैं, और उनका जो एक मेहनताना है वो बस कंधे पे ऐसे, शाबाश, वेरी गुड, दैट्स इट। इस 4 थपकी ने उनका पेट भी भर दिया, घर का किराया भी दे दिया, गाड़ी की किस्त भी दे दी, और जो उसकी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करना चाहता है वो इस 4 थपकी में आ गया, वेरी गुड, बस दैट्स इट। और उस टाइम पे जो दर्शक होता था, लोग, मैं देखता था नाटक करते थे, लोग इनवाइट करने जाते थे कि सर प्लीज आ जाइएगा, प्लीज आ जाइएगा। तो आई फील सो बैड कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हर आदमी अपना जी जान दे रहा है, मतलब, और पैसे की तो भूल ही जाओ,
एक लेबर भी आज की डेट में सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक काम करता है, भले वो काम नहीं कर रहा, अगर वहां खड़ा हो गया तो भी उसको 400-500 रुपए मिल जाते हैं। यहाँ पे मेहनत का टाइम भी नहीं है कि 8 बजे आपको आना है, 5 बजे जाना है। 24 आवर्स का जॉब है। 6 घंटे 8 घंटे सो लिए तो सो लिए, बस दैट्स इट। मैं रविंद्रालय में वो जो पर्दे होते थे उसके किनारे जब NSD वाला काम करता था, रात को जाने, मेरा घर बहुत दूर था, मेरे पास कोई साधन भी नहीं होते थे उस वक्त, तो मैं वहीं पे साइड में उसी विंग्स में पर्दे पे सो जाता था रात में। तो वो इट इज नॉट अबाउट दैट कि वो तो चलो कि वो है, वो मुझे अच्छा भी लगता था। मैं आई एम सो हैप्पी, मुझे उस पे जो नींद आई है ना, बहुत गजब गजब की नींदें आई हैं। अच्छा, मेरा बेस्ट टाइम था वो 7 दिन। तो वो ऑडियंस, वो रिक्वेस्टिंग मोड करना, और सबसे बड़ी चीज थिएटर के अंदर मैंने लखनऊ में एक चीज ये देखा, आई एम सॉरी, मैं अपने सीनियर्स को ले लिए माफी मांगता हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैं उसकी बात बोलूंगा कि जो नई जनरेशन आ रही थी किसी को मौका नहीं देते थे। मैंने खुद देखा है, मतलब मौका नहीं देते थे नई जनरेशन को। अब सीनियर्स हैं तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर आया है 30 साल का, सीनियर की एज है हमारी 60 साल, 50 साल, 55 साल, वो अपने पूरे बाल काले करके वो 30 साल का कैरेक्टर करते थे। लेकिन जो नया आर्टिस्ट है, जो उस कास्ट में एकदम परफेक्ट है, फिट है एज एन आर्टिस्ट भी, आप उसमें मेहनत करिए, काम करिए। वो किस लिए आया? वो कोई लेबर बनने केवल नहीं आया है। टाइम तो दीजिए उसको, उसके अगर वो आप उसको एक कैरेक्टर दे रहे हो एज एन डायरेक्टर, आप उस पर वर्क करिए, तब जाके। वरना क्या होता था, वही सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने तो बहुत नजदीक से ये सब काम देखा है। विंग से नजदीक कुछ नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मुझे वो बहुत बुरा लगा। और बुरा क्या लगा, मतलब मुझे लगता था कि क्यों नहीं मौका मिल रहा है यार, मतलब हम लोग कर रहे हैं। और फिर एक अगर हम स्पीच भी तैयार करते थे, अपने सीनियर्स के पास जाते थे कि सर ये स्पीच है, थोड़ा है देख लीजिए, आप पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे नया नया रिलायंस लॉन्च हुआ, तो रिलायंस वो गेम चलता था, तो मैं स्पीच, वो सर अब नहीं रहे, मैं स्पीच पढ़ रहा हूँ और ही इज प्लेइंग गेम, पढ़ते पढ़ते देन उसके बाद खत्म हो गई, मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोला, वो गेम खेल रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद पता ही से, हाँ ठीक है ओके। सो इस तरीके का अप्रोच कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नई जनरेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सीनियर नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया नई जनरेशन के ऊपर। उनको अच्छे से क्राफ्ट करना, हर कोई एकदम, सबके अंदर एनर्जी थी, बस उस एनर्जी को हम किस तरीके से ढालना है किसको, वो शायद मुझे लगा कि नहीं हुआ। खैर कोई उससे गिला नहीं है, लेकिन मुझे काम करना था, तो मैंने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा जहां मैंने मेहनत करने में, मेहनती था बस, मेरे पास और कुछ नहीं था, मुझे मेहनत करने आ वो हुआ। और 2009 में पहली बार टिकट रखा तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इस बात का कि कॉमर्शियल बना दिया है नाटक को, थिएटर कॉमर्शियल कर दिया है। इवन मुझे आज भी याद है, वो भी बहुत सीनियर हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी हेडलाइन लिखी थी, हिंदुस्तान हिंदी में थे उस वक्त, वो उस दरमियान, कि रंगमंच पे चढ़ा बाजारवाद का मुलम्मा। एग्जैक्ट यही हेडलाइन थी, बहुत हैवी हिंदी। तो हाँ, रंगमंच पे चढ़ा बाजारवाद का मुलम्मा। एंड ही वॉज ऑल्सो थिएटर आर्टिस्ट, वो खुद थिएटर करके आए हैं। तो उनको ये लगा कि आर्टिस्ट को बिल्कुल मेहनताना नहीं मिलना चाहिए, लड़कों को कोई भी स्टेप इन जिसको बोलते हैं, किराया भाड़ा, वो भी नहीं मिलना चाहिए, बस सिर्फ एक झोला और ऐसे ही। तो ये एक उस टाइम की जो मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ, जिसको एक अप्रोच जो हमारी सभी की थी, ऑडियंस की भी यही अप्रोच थी, हमारे थिएटर में जो काम कर रहे हैं उनकी भी यही अप्रोच थी, इवन मीडिया, एवरीबडी। बस ये लगता था कि सब कमा रहे हैं। जैसे ही आपने 100 रुपए टिकट नहीं लगाया कि करोड़ रुपए आ गए। 100 रुपए आपने टिकट लगाते ही आप करोड़पति बन जाते हैं। तो ये हो गया कि आप तो अब कमर्शियल हो गए पूरी फुल्ली तरीके से। ये नहीं पता है नाटक करने में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, कोई ये नहीं देखता है। पीछे सेट से लेकर के, प्रॉप से लेकर के, कॉस्ट्यूम है, लाइट है। एक बल्ब जो होता है, आपको पता है पीसी का कितने का आता है? 500 वॉट का। फ्यूज हो जाए, अंदाजा लगाओ, 500,000, बस 3,500 रुपए का बल्ब आता है। अब वो लखनऊ में नहीं मिलता है। अब वहां पे बल्ब फ्यूज हो गया, आपको थोड़ी पता है ऑडियंस को क्या है, उसकी 3,500 चला गया। एक नाटक चल रहा है, चलती बिजली, उसका डीजल भी जनरेटर का पड़ना है, वो भी देना है।
तो ऑडियंस ये एक अप्रोच लोगों का रहा, लेकिन हाँ कितना आज की डेट में एसएनए में कितनी सीटें हैं? 400 ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 200 बालकनी में है। 400 गुणे 500 कर लीजिए, 5 4 जा 20, 2 लाख रुपए। अगर मैं पूरी एक एक टिकट बेच ले जाऊं तो 400 सीट है, 200 तो 250 तो खाली पासेस चले जाते हैं, जो फ्रंट की सीट है। फ्री वाले मतलब वो देना है, आई मीन वो पासेस हैं, लेकिन बिल्कुल पासेस देने में कोई बुरेज नहीं है, लेकिन कम से कम लोग आए, उस पे बैठे, देखें, पासेस भी चले जाते हैं और लोग भी नहीं आते हैं। और वो प्राइम सीट्स हैं आगे की, या सेकंड रो या थर्ड रो की खाली हैं, 30 40 50% सीटें खाली हैं। तो ये एक है कि एक एप्रिसिएशन नहीं है क्राफ्ट को लेकर के, वो बहुत जरूरी है। और एज एन आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे बोले कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं किसी दर्शक का 2 घंटे ले रहा हूं और मैं उससे 500 रुपए चार्ज कर रहा हूं, तो मुझे उसकी टाइम की एक वैल्यू फॉर मनी, एंड ऑफ द डे। भाई बिल्कुल सही बात है, वो अपना टाइम 2 घंटे दे रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू एंटरटेन हिम। और वट एवर एक मैसेज में या जिस तरीके का भी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी या रिफ्लेक्शन ऑफ क्राफ्ट में दिखाना चाहता हूँ, वो उसको मिले, लेकिन क्या नहीं मिलता। और फिर उसमें लगता है कि आपको करने में कितनी मैं 15 साल हो गए हैं, 1 रुपए में अगर कमा ले गया हूं, मैं अपने पूरी, नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, दिस इज माई चॉइस, मुझे नहीं बोलनी ये बात, ठीक है। तो ये चॉइस है, थिएटर इज अ चॉइस, आपको चॉइस लेनी पड़ेगी। ये और भी बहुत सी चीजों में आपके पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये चॉइस ले लेते हैं तो भाई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे भी जो यंगर जनरेशन है जो थिएटर करना चाहती है, जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ना तो वो लिटरेचर पढ़ती है, ना वो कोई भी, उनको लगता है कि अगर उनसे आप पोछा लगवा लो तो उनको वो बहुत छोटा काम लगता है कि नहीं मैं तो सीधा लीड रोल करूंगा। मतलब ये एक माइंडसेट भी है। आपको नहीं लगता इसको कैसे चेंज करना चाहिए? जो यंगर जनरेशन थिएटर में आना चाह रही है उनके लिए आप यंगर, देखिए आज की डेट में हम अगर पूरी हर जगह देखें तो एवरीथिंग, बहुत सारे बबल्स क्रिएट हो, बबल्स, एवरीबॉडी इज द बबल, बस हवा है उनके अंदर और कुछ नहीं। तो उसके अंदर ग्रेविटी, एक जैसी बबल ग्रेविटी की तरफ खींचता है, जैसी प्रेशर आता है वो फट जाता है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये हर एक एज में आती है। हम लोग को है यही एक्सपीरियंस है कि आप कैसे अपने आप को फोकस रखते हैं, अपने काम के लिए कितना सीरियस हैं, कितना इंटेंट है आपके काम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि पैशन, वही आपका पैशन ड्रिवन होना चाहिए। तो वो है, जिसके अंदर होता है वो पहुंच जाता है, जिसके अंदर नहीं होता वो नहीं पहुंचता, सो सिंपल। और आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, नहीं करेंगे तो भाई ठीक है, आप एक गफलत में रहिए, एक बबल में रहिए, अपने अंदर अपने आप को एक खुला के रखिए। आपके 4 दोस्त हैं, आपके 4 जानने वाले हैं, आप ज्ञान दीजिए सबको। ज्ञान तो इतनी अच्छी चीज है कि हर किसी के पास आज की डेट में इतना सारा है कि आप कोई भी एक टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे बात कर लीजिए, 4 लाइन नहीं पढ़ी हुई उसकी कोई, लेकिन आज हम एक हिस्ट्री, जो प्रोफेसर्स हैं, हम उनको ज्ञान देने लगते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखो या कहीं पे भी देखो, तो ये तो एक बबल प्रॉब्लम है। तो अपने आप से ही हो जाएगा जब वो डाक के 3 पात सामने ही आ जाते। आज हम 2025 में हैं, आपको नहीं लगता थिएटर के नाम पे आज भी स्पॉन्सरशिप लेना बहुत डिफिकल्ट है, अगर उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है? आज भी लोग स्पॉन्सरशिप देने से हिचकिचाते हैं। नहीं, इट इज नॉट अबाउट स्पॉन्सरशिप। और स्पॉन्सरशिप अगर आपको कोई 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो भाई बिल्कुल वो कोई कहीं से ऐसे थोड़ी लेके आया पैसा, और उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो आपको लाख रुपए दे रहा। क्यों दे? आप उसको रिटर्न में दीजिए। उसका जो पर्पस है वो आप सॉल्व करिए। भाई वो अपने टीजी के लिए काम कर रहा है, वो उसको अपना बिजनेस देखना है यार, कुछ नहीं, उसका ब्रांड बड़ा हो रहा है, एटलीस्ट गुडविल जनरेट हो रही है कि वो इस तरीके की क्राफ्ट में सपोर्ट कर रहा है। जो एक ऑडियंस है, जो इसका टीजी है, उसके सामने एक ये मैसेज जा रहा है कि दिस काइंड ऑफ पीपल जो बिजनेस भी कर रहे हैं एंड एज वेल एज अपने शहर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उनको हमें एज एन, अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको वैल्यू फॉर मनी रिटर्न दूं उस चीज का, और देना चाहिए। और जब आप उनको दोगे तभी तो वो पैम्पर होंगे ना। ताली एक हाथ से नहीं बचती है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक एंड जेन्युइन होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है जेन्युइन है। अगर आपके स्पॉन्सर्स को आपके इंटेंट पे बिलीव है कि आदमी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, इसको सपोर्ट चाहिए, तो वो करते हैं। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ, हमारे शहर में बहुत अच्छे लोग हैं। आप जाइए तो आप ईमानदारी से काम तो करिए, मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल दोष नहीं देता हूँ इसमें किसी स्पॉन्सर, बिल्कुल उनके अंदर वो देने को बैठे हुए, तैयार बैठे हुए हैं,
आप ईमानदारी से काम करिए, आपका इंटेंट अच्छा है तो बिल्कुल आपको काम मिलेगा। ओके, सो आप आजमगढ़ से हैं? मैं मऊ से हूँ, मतलब पूर्वांचल साइड से हैं। पूर्वांचल से आप लखनऊ में आ गए। लखनऊ ने आपको क्या दिया है? नहीं, मैं पूर्वांचल में पैदा लखनऊ में। अच्छा। हाँ, मेरे फादर यहीं आ गए थे 1970 में, तो तब से मैं तो ब्रॉन बॉटअप यहीं पे हूँ। लेकिन हाँ, गांव जाता हूँ, वहाँ पे गांव है, गांव में आता जाता रहता हूँ। मुझे लखनऊ से तो ऑब्वियस है, जब आप लखनऊ से बाहर जाते हैं तब लखनऊ की कीमत पता चलती है। हाँ, सही बात है। जब तक आप लखनऊ में, तो हम लोग हर चीज को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जैसे ही लखनऊ से बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लखनऊ की क्या कीमत है। वो खाने से लेके, पहनने से लेकर के हर एक चीज ने। इवन सबसे बड़ी चीज है कि जो लहजा है, जो बातचीत है, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यही एक चीज है जो आप सुबह से शाम तक किसी ना किसी रूप में आप बात कर रहे होते हैं, वो चाहे आप किसी से भी बात कर रहे होते हैं। तो ये जो लहजा है, जो ये एक फ्लो है, जो एक रिदम है, रिदम की वो मुझे लखनऊ के अलावा, आई एम सो हैप्पी कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। इस शहर ने जो पर्सनैलिटी है ये दी है मुझे। अभी रिसेंटली खाने पे भी लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का बेस्ट यूनेस्को का बेस्ट अवार्ड मिला है। सोचिए, इतनी क्रिएटिव सिटी है ये। आप आर्किटेक्चर से लेकर के जाइए, फूड से लेकर के जाइए, पहनावे में लेकर के जाइए, आप क्रिएटिविटी, आज ऐसी क्रिएटिविटी है वर्ल्ड में चैलेंज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल और मुझे बहुत इतना पोटेंशियल है इस शहर के अंदर, बहुत, इस स्टेट में बहुत पोटेंशियल है, यूपी के अंदर। इन एवरी जॉनर आप बात करें, किसी भी चीज में आप बात करें, बहुत पोटेंशियल है। ओके, सो कमिंग टू द फेस्टिवल, साल 2009 से आप पहले सिर्फ आपने थिएटर से स्टार्ट किया, फिर आपने धीरे धीरे इसमें सेगमेंट्स ऐड करना स्टार्ट किए। वो कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया कि नहीं, अब हम थिएटर के अलावा भी और चीजें इसमें हम डाल सकते हैं? ऑडियंस सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होती है। ऑडियंस, मैंने कभी ये नहीं कि जो पहला सीजन किया, हर साल मैं ऑडियंस से सीखने की कोशिश करता हूँ। हर साल ऑडियंस की जो इंस्पिरेशन है मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कल लास्ट ईयर एक नाटक था एफ वर्ड करके, इतना बढ़िया नाटक था। उसमें मैंने जनरेशंस देखी। मेरी जानने ही वाली की 8 साल 9 साल की बेटी है, शी वॉज क्राइंग एंड देयर इज अ वन पीपल आई सॉ अबाउट 80 year old, 45 year old, 35 year, everybody was crying। तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन देती है ना ऑडियंस, आपको इंस्पायर्ड करती है ऐसी चीजों को करने के लिए, तो वो हर साल ऑडियंस मुझे देती है। कि इस साल जैसे यू सेड कि थिएटर किया, फिर उसके बाद म्यूजिक एंड फिर स्टैंड अप, तो वो थिएटर को अगर हम देखें तो एक सेगमेंट ही केवल देखता है 40+ या 50+, हाँ, वो हम लोग। लेकिन अगर थिएटर की अगर मुझे इसको, मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं थिएटर को कैसे नई जनरेशन तक पहुंचाऊं, दैट इज यही सबसे। तो अब मैं या तो इसलिए वैसे कंटेंट किया मैंने, शुरू किए, लाइक म्यूजिक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो गए, इट्स नॉट अ बॉलीवुड म्यूजिक, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को लाना शुरू किया, ताकि अंडर वन रूफ एक घर के अंदर 3 जनरेशंस रहती हैं। सो हम कैसे, मेन देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट का मेन पर्पस है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी एक दूरियां हैं उनको हम ब्रेक करें, जो भी चीजें उनको हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं। एक नाटक होता है, हमारे दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, आगे पीछे कौन, वी डोंट नो, वी आर जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग द शो, एंड सडनली कोई इमोशन होता है, वो चाहे हैप्पीनेस का है, वो चाहे सैड है, वो चाहे एनी काइंड ऑफ ड्रामा, वी शेयर दैट मोमेंट। वो सिसकियां वो भी ले रहा होता है, हम भी ले रहे होते हैं, वो लाफ्टर मैं भी ले रहा होता हूँ, मेरे आगे वाला भी ले रहा होता है, तो वो जो एक ब्रेकेज है ना, वो खत्म करती है। सो म्यूजिक एंड स्टैंड अप को अगर मैं देखूं तो ये से, क्योंकि एक जनरेशनल कंटेंट है, कि अगर म्यूजिक एंड स्टैंड अप इंडिपेंडेंट देखें तो मोस्टली 20 to 40 की जो बिटवीन की जनरेशन है उसको ज्यादा पसंद आता है, या उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अरे ऑब्वियस सी बात है, वो एज ऐसी होती है और वो क्राफ्ट ऐसी है कि उसके अंदर एक अलग एनर्जी है, एक्साइटमेंट है। सो वो करने का भी मकसद था कि हम अंडर वन रूफ कैसे सारी जनरेशन को लेकर के आए, कितने सोसाइटी के हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एज ग्रुप, उनको कैसे अंडर वन रूफ लाएं। वो जो ब्रेकेज है कि अब तो यंगस्टर भी, हमारी 30% ऑडियंस जो है अब यंगस्टर है, हाँ, मैंने थिएटर की, तो ये जो एक ब्रिज ब्रेक हुआ है, इट्स नॉट कि एक बार में हो जाएगा, इसको भी करने हैं। जब आप रेगुलर काम करेंगे तभी जाकर के ये चीज होती है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं 1 साल करूं, घाटा कुछ हो गया, फलाना हो गया, प्रॉब्लम हो गई, अगले साल ना करूं, तो फिर वो जो एक कंसिस्टेंसी है या ऑडियंस का, क्योंकि
फोकस इतना नहीं, इतनी प्रॉब्लम है ऑडियंस। हर किसी के पास सुबह से शाम तक रोजी रोटी कमाने का टेंशन है, इसके बाद टाइम आया करके थिएटर देखेगा और ये करेगा। आदमी अपने स्ट्रगल में जी रहा है, तो मेरी जॉब है कि मैं उनको एक वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हाँ, जहाँ पे वो रिलैक्स हों और अपने साथ कुछ ले करके जाए। तो फेस्टिवल की आप आर्टिस्ट लाइनअप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे लगता है कि हाँ भाई मैं इस आर्टिस्ट को लेके आ रहा हूँ और पब्लिक उसको देखेगी, मतलब आएगी इस आर्टिस्ट के साथ? मतलब कि वही होता है कि देखिए क्या चल रहा है आजकल, ये भी एक फैक्टर होता है, ऑब्वियस सी बात है। और क्या चल रहा के साथ साथ क्या बहुत अच्छा है जिसको चलना चाहिए। तो वो जो एक गैप है उसका थोड़ा सा मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस को एक जो जिसको बोलते हैं हम लोग हेडलाइनर या फेमस या लाभ लाभ लाभ, तो वो एक होता है देन, बट उसके साथ साथ मैं और चीजें रखता हूँ कि जो अच्छा हो है वो चलना चाहिए। तो उस तरीके का इट्स अ बैलेंस। फेस्टिवल को 12 साल कंप्लीट हो गया और ये 13 सीजन होने जा रहा है दिसंबर में। इन 12 सालों में आपको कभी ऐसा किसी एक ऐसे मोमेंट में ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल लगता है, बहुत साल 12 सालों में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टाइम वक्त है, बहुत टफ वर्क। अकेले में होता है, आप टूट जाते हो, आप घुटनों पे आ जाते हो, स्क्रॉल कर रहे होते हो, कोई एक ऐसा कोई नहीं हो, जिसमें बहुत सारे मोमेंट आते हैं, एक नहीं कई बार आए हैं, कई साल आए, साल दर साल आए हैं। मुझे याद है 2018 के इवेंट में मैं आया था तो बारिश हो गई थी, तो पूरा वेन्यू, हाँ ड्यूरिंग द इवेंट तो है ही है, लेकिन इवेंट से पहले उसको खड़ा करना, उसकी जो लॉजिस्टिक्स है उनको कंप्लीट करना। लखनऊ के अंदर अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक वाइज चीजें नहीं है जो आज की डेट में 100 रुपए की चीज है। मैं अगर एक क्वालिटी अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर वो क्वालिटी मुझे मैच करनी है तो 100 रुपए की चीज मुझे 150 रुपए कॉस्ट होती है, क्योंकि मैं बाहर से लाता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है यहाँ पे उस तरीके के। बट है ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि जब आप उस तरीके का माहौल आप बनाएंगे तभी लॉजिस्टिक भी आएगा। ऐसे नहीं है कि एक बार में सब कुछ हो जाता है। तो धीरे धीरे काफी चीजें मैंने अपनी जर्नी में देखा, जो चीजें नहीं थी इन 12-15 सालों में मैंने उनको अब बदलते देखा है। लॉजिस्टिक काफी थोड़ी बहुत तो मिलने लगी है, लेकिन बट हाँ हम लोग मोस्टली सारा सामान अपना बाहर से ही लाते हैं। सो पवन से अभी आपकी बात हुई थी तो उन्होंने आपसे पूछा था कि कब ऐसे चैलेंजेस आए थे कि अगले साल हम कर पाएंगे कि नहीं, पर वैसे मोमेंट्स तो काफी रहे होंगे। नहीं, हर साल आता है। तो वही मैंने बोला ना, आई टोल्ड कि थिएटर इज अ चॉइस, सो आई टेक दैट चॉइस, आई करना है, अब चॉइस ले लिए तो ले लिए। सो एवरी ईयर सब वही मैंने बोला कि हमारे शहर में सभी लोग इतने सपोर्टिव, सबसे बड़ी चीज वो चाहे कॉर्पोरेट लेवल पे हो, स्पॉन्सर लेवल पे हो, चाहे ऑडियंस लेवल पे हो, राइट, सबने इस फेस्टिवल को बहुत सपोर्ट किया। सच बता रहा हूँ, आई एम रियली 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 थैंक यू सो मच फॉर माई ऑडियंस एंड फॉर माई स्पॉन्सर्स, अपने शहर के हर एक लोगों को, कि जितना प्यार दिया है ना इस फेस्टिवल को। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फेस्टिवल रेपेटोर इट्स लखनऊ, राइट, यानी कि लखनऊ में होता है, ये लखनऊ का ही है, इसीलिए रेपेटोर और कहीं मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू बी डूइंग लखनऊ। ठीक है, आगे भी हो सकता है। सो वो जो एक चैलेंज की ये टोल की आता है, बिल्कुल आता है। और जब चॉइस ली है तो ऑब्वियसली बात कर रहा है, तो जो भी होते हैं लॉसेस जो भी है, मैं हमेशा अपने विजन जो सोचता हूँ कि इस साल मुझे इस तरीके का या इस तरीके का प्रोडक्शन या इस तरीके का एग्जीक्यूशन या जिस भी लेवल का जो सोचता हूँ, उसको कहीं भी से भी ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है या वो नहीं आए, वो मैं नहीं, वो पैसा ऊपर वाला दे रहा है या जो भी देता है, नहीं होता है, मैं किसी तरीके से उधार लेता हूँ, इधर से कर्जा मांगता हूँ, वो करता हूँ, लोग देते भी, करना ये सबसे बड़ी चीज है, करना है। मैं लेता हूँ, लोग मुझे देते हैं, सच बता रहा हूँ, फिर मैं उनको धीरे धीरे वापस करता हूँ साल भर कमा करके। राइट, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। यही मैंने है कि जो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करने वाला आ जाता है, ऊपर वाला। और ऐसे ऐसे लोग आए सपोर्ट करने, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। जस्ट घर से निकला, इस बार तुम्हारा फेस्टिवल में प्रेजेंट करूंगा, अच्छा, यू नो समथिंग लाइक दैट। आपके पास नहीं है लेकिन किसी ने वो किया, भले ठीक है, वो लॉसेस ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी आईपी रन करना और इतने बड़े सेटअप को एग्जीक्यूशन करना और लार्जर देन लाइफ सबसे बड़ी जो चीज है, वो हम अपनी ऑडियंस को जो एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ हर साल, वो मैं करा पाता हूँ। और उसके जो चैलेंजेस हैं, देन अगर मैंने चॉइस ली है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे उसको हैप्पीली मैं फेस करता हूँ। आई एम हैप्पी कि मुझे ऊपर वाले ने इस काम करने के लिए चुना है और मैं वो कर पा रहा हूँ, भले लॉसेस में कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, दैट डजंट मैटर।
द मैटर इज कि काम हो रहा है। देयर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, तो इसका अपोजिट ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला होगा या किसी ने कुछ ऐसा काम को हाँ मतलब ऑब्वियस ही बात, देखिए नाम या वो है, वो ऑब्वियस ही बात है। लोग ये पूछते हैं हु डिड रेपेटवा को जानते हैं, हाँ कहीं मिलता हूँ किसी से ही डिड रेपेटवा, मतलब रेपेटवा करते हैं ये वो है, तो ऑब्वियस ही बात है वो एक रिस्पेक्ट आपके काम की वजह से मिलती है, आपके जो वो जो इंटेंट है जो काम का उसकी वजह से मिल रही है। और ऑब्वियस ही बात है नाम में क्या रखा है, नाम तो बस हर किसी का नाम। कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कह दिया आपके फेस्टिवल के बारे में जो आपको याद हो, जिसने आपको ज्यादा मोटिवेट किया? और मेरे आर्टिस्ट, मेरे सबसे अच्छा मुझे लगता है जब मेरी ऑडियंस और मेरे आर्टिस्ट जो आते हैं ना, वो अगर अप्रिशिएट करते हैं और निकलते हैं वहां से, तो मुझे लगता है वो मेरा प्रॉफिट है। राइट, दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉफिट, कि वो मुझे ड्राइव करा रहा है, वही साल दर साल इन चीजों को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्पायर्ड कर रहा है। राइट, तो वो चीजें हैं। लाइक सौरभ सर का बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट है कि पूरा आई हैव अ कोटेड, मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसको यू कैन पुट वो वीडियोस हैं कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो मुझे इंस्पायर्ड करता है आना, और वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल आई, कि मैं यहाँ पे आकर के परफॉर्म करूँ। राइट, और सौरभ सर के मैंने सारे शोज परफॉर्म किए, सारे शोज हुए हैं इस फेस्टिवल में। अच्छा, हाँ, तो ऐसे हर एक जो एक मुझे सबसे अच्छे मेरे वन ऑफ द माय फेवरेट डायरेक्टर सुनील शानबाग सर, वो बहुत कुछ सिखाया उन लोगों ने, अतुल कुमार ने, मानव कौल ने, कुमुद दादा ने, मतलब सच बता रहे हैं, आई एम सो हैप्पी इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया, उनके साथ थिएटर शो एग्जीक्यूट कर पाया, और इतने महारथी लोग, आदिशक्ति टीम एंड अभिषेक मजूमदार, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, ललित दुबे। सो इन लोगों ने एक कैसे नाटक होता है, कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता है, जो प्रोडक्शन होता है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आर्टिस्ट साहब चाहे जितना बड़ा ले आइए, अगर आपने उसको अच्छा बाजा नहीं दिया है, वो अपना गला नहीं फाड़ सकता है। यू हैव टू, आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत अच्छा देना पड़ेगा, वो चाहे उसकी जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसका अकॉस्टिक है, एवरीथिंग यू हैव टू प्रोवाइड वेरी वेल, तभी जाकर के किसी भी क्राफ्ट का जो 100% एक आउटपुट है तभी निकल पाता है। राइट, दैट इज वेरी एस्थेटिक, आपको बहुत अच्छा देना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड रेपेटवा। उससे पहले मैंने काफी सुन रखा था, पता नहीं था कि वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो अगर कोई बंदा जिसने कभी मतलब केवल नाम सुना है, उसको आप डिफाइन करोगे रेपेटवा में उनको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इट्स अ मिक्स, मतलब काफी सबसे बड़ी चीज तो एकदम नई चीज आप देखोगे, एकदम नया, न्यू विजुअल लैंग्वेज, न्यू एस्थेटिक, न्यू जिसको बोलेंगे आर्ट डायरेक्शन एंड ऑल, वो एकदम आपको नया मिलेगा, एक्सपीरियंस एकदम नया मिलेगा। जो एनर्जी है ना उस स्पेस की, वो आप कहोगे या वाइब है इस जगह पे। वी क्रिएट वाइब विद आवर एस्थेटिक एग्जीक्यूशन एंड विद माय ऑडियंस एंड विद माय आर्टिस्ट। ये तीन लोग मिल करके उस स्पेस की वाइब क्रिएट करते हैं। बट वाइब तो एक जेनरिक टर्म हो गया, लाइक हाउ डू यू डिफाइन, जिसने मतलब लेट्स से बाहर से आ रहे लखनऊ के, तो उनको आप कैसे बताएंगे कि रेपेटवा क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट ईयर मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त है, उसके कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे बैंगलोर। सो उसने फोन किया मेरे को, ये शो उनको लेकर के आ रहा हूँ, टिकट विकेट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मैंने कहा नहीं, आ जाओ तो मिल जाएंगे। सो ही केम विद द टिकट, उसके क्लाइंट्स हैं कि यार हम लोग भी लखनऊ बैंगलोर में शोज सब होते हैं, बड़े बड़े शोज होते हैं, बड़े आर्टिस्ट आते हैं, बट ये जो वाइब है ना यार, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, माहौल, हर स्टेज का भी हमारा नाम देखो तो आप, जैसे जो माहौल है इस जगह का, वो बहुत अलग है कि हर एक एज ग्रुप है। सबसे बड़ी चीज, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ लड़के हैं, मतलब 20 साल से लेकर के और 25 साल। मोस्टली कॉन्सर्ट्स में आप अगर जाओ तो यू मोस्टली फाइंड कि आपको 50-80%, 90% जो क्राउड है वो एक एज ग्रुप का मिलता है, 10-15% थोड़ा फ्लैक्चुएट होता है। बट यहाँ पे जब वही उसने देखा कि यहाँ 5 साल से लेकर के और 80 साल की उम्र तक के लोग हैं, और कंटेंट भी हर तरीके का है। इट्स नॉट अबाउट कि वो है, थिएटर भी है अंडर, वी आर द मोस्ट यूनिक परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल, दैट्स व्हाई कि हम अंडर वन रूफ सारी क्राफ्ट को रख रहे हैं, वो चाहे थिएटर है, म्यूजिक है, स्टैंड अप है, लिटरेचर है। लिटरेचर को भी ये नहीं कि इट्स अ डिस्कशन ओरिएंटेड, इट्स अ वेरी परफॉर्मिंग ओरिएंटेड लिटरेचर, राइट। प्लस दिस ईयर वी इंट्रोड्यूसिंग टेक्नो स्टेज आल्सो, साइलेंट टेक्नो, साइलेंट डिस्को,
एंड किड्स जोन जो है वो हम लोग और बेटर वे में लेकर के आ रहे हैं। बाजार हम प्रॉपर एक आर्टिजन का बाजार दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के 50 आर्टिजन स्टॉल्स पूरे शॉप्स हैं वो लेकर के आ रहे हैं। लखनऊ का जो अपना एक फ्री मार्केट, होम ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनके लिए स्पेस रख रहे हैं। प्लस जो हम लोग को इस बार गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिला है, सो वी आर सेलिब्रेटिंग यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी अवार्ड दिस ईयर। जो भी लखनऊ के ऑथेंटिक फूड को मिला है उनको हम लोग वहाँ पे लाइक टुंडे कबाब हैं, शर्मा चाय एंड ऑल, ये सब लोग आ रहे हैं। तो ये जो एक वाइब है ना सब चीज का, वही होता है ना कि कोई खूबसूरत चीज तभी बनती है जब सब थोड़ा हर एक एज ग्रुप का सपोर्ट होता है, तब जाकर के वो वाइब है। आप वही बच्चे को भी खेलते हुए देख रहे हो, एक सीनियर उनको भी देख रहे हो, एक यंग कपल को भी देख रहे हो, एवरीबडी एंजॉयिंग देयर गुड टाइम। दैट इज द, मतलब ये मेरा एक पर्पस होता है कि हर किसी को मैं एक अच्छा टाइम दे पाऊं एज अ कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे, एज अ इंडिविजुअल एस्थेटिक, जो भी वहाँ पे स्पेस को एक सिक्योरिटी जिसको बोले कि आप कैटेगरी ऑफ ऑडियंस आप देखेंगे बहुत ही ज़हीन ऑडियंस आती है। लोग कहते हैं फेस्टिवल में आकर के यार ये ऑडियंस कहाँ रहती, कहाँ से आते हैं ये लोग। इट्स अ बुटीक एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। मेरे लिए भी हर साल ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है, एवरी ईयर। राइट। अभी आपने बताया बैंगलोर से लोग देखने आए थे, तो इस फेस्टिवल का ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट कहाँ तक गया है, मतलब कहाँ से लोग आपके पास आए? देखिए, मैं पर्सनली कानपुर से आया था जैसे लास्ट टाइम। जैसे आप कानपुर से, तो हमारे फेस्टिवल की मोस्टली ऑडियंस हम लोग टारगेट, जैसे लखनऊ बुला रहा है हमारा टैगलाइन है। सो लखनऊ बुला रहा है, लखनऊ से जितने लोगों का एक संबंध रहा है, वो चाहे यहाँ पे कभी एजुकेशन ली हो या कोई जॉब किया हो, अब ट्रांसफर हो गया है, या यहीं का रहने वाला है, अब कहीं बाहर रह रहा है, बॉम्बे, बैंगलोर में, दिल्ली में। सो लखनऊ बुला रहा का मेन ये कि हमारे लखनऊ से जितना भी जिसका रिलेशन रहा है, कुछ भी एक्सपीरियंस, अनुभव रहा है, जो मिस करता है शहर को, उसको एक तो हम बुला रहे हैं, लखनऊ बुला रहा है, कम बैक टू आवर सिटी, गो चिल विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, गुड वंस। सो एक ये पर्पस है। एंड प्लस जो बड़े शहर हैं, बॉम्बे हो गए, बैंगलोर हो गए, उनके लिए अभी लखनऊ में आना अगर मैं टारगेट करूं तो बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम लोग हैं भी तो वही लोग हैं जो रिलेटिव्स यहाँ से गए हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं या रह रहे हैं, या उस तरीके से उनके फ्रेंड्स हैं तो दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग रेजिडेंशियल फेस्टिवल ऑल्सो। हम लोग टेंट्स लगा रहे हैं ताकि जो बाहर की ऑडियंस है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गो, अगर वो बॉम्बे बैंगलोर, उसको एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ देना पड़ेगा, राइट। तो वो हम पूरा उसको एक रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं फेस्टिवल का। वो वहीं पे रहे, उसको मॉर्निंग में 6 AM से लेकर के 12 बजे तक एक हेरिटेज वॉक है जिसमें आपको फूड वॉक मिलेगा, आर्किटेक्चर वॉक है, यहाँ का जो शहर का एक स्ट्रक्चर डिजाइन है उसका एक वॉक है। सो इट्स लाइक अ हेरिटेज वॉक, वो हम लोग पूरा दे रहे हैं। देन 12 बजे से फेस्टिवल ओपन हो जाता है, दे कम इन द फेस्टिवल एंड रात को 10 बजे तक फेस्टिवल एंजॉय करें एंड देन गो बैक टू देयर टेंट्स, राइट। सो ये एक, बट राइट नाउ कुछ लास्ट सालों से तो मेरे पास यूपी के लाइक इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गए, सीतापुर हो गए, तो बिल्कुल मैं, और बरेली हो गए, तो यहाँ से मैं ऑडियंस, मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से अपनी ऑडियंस लाऊं रादर देन मैं बॉम्बे एंड बैंगलोर वहाँ की ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है कंटेंट। अगर देखें एवरी मंथ कुछ ना कुछ लाभ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो ऑलरेडी सैचुरेटेड शहर है, वहाँ पे कंटेंट इतना ओवर हो गया है कि वो अलग हो सकता है कि अलग वाइब के लिए लखनऊ आएंगे, हाँ, कि यार वहाँ जरूर वो। सो बहुत सी ऑडियंस है जो कि अब डेस्टिनेशन फेस्टिवल पे जाना चाहती है, तो नाउ वी आर ट्राइंग इन फ्यूचर टू कन्वर्ट आवर फेस्टिवल इन अ डेस्टिनेशन फेस्टिवल, राइट। जैसे नॉर्थ ईस्ट में काफी लोग जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, दे हैव अ गुड कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक का बहुत अच्छा कल्चर है वहाँ पे। आप देखें तो घर, बंगाल में भी देखें तो घर घर में म्यूजिक है, वैसे ही वो कल्चर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट तक गया है वो कल्चर। और लोग वहाँ पे बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। वहाँ का जो गवर्नमेंट सेटअप है, दे आर वेरी ओपन माइंडेड। वहाँ पे गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, जितने भी फेस्टिवल्स आप देखिए, चैरिटी है या गोल्डन, सो मेनी फेस्टिवल, तो उनमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे, एंड प्लस वहाँ का लैंडस्केप बहुत अलग है। उस स्टेट का आप लैंडस्केप देखो, राइट, वेदर देखो, तो ये चीजें बहुत ही, वेन्यू, वेदर,
ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या किसी भी तरीके के इवेंट को लेकर के आउटडोर इवेंट्स हैं, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वाइब बढ़ाते हैं। वाइब बढ़ाते हैं, बिल्कुल वही मैं जो बोलूँ ना, जो स्पेस का अपना एक एस्थेटिक होता है, स्पेस की अपनी एक डिमांड होती है कि मुझे इस तरीके से प्ले करो। सो प्ले विद द स्पेस, आई नेवर वांट टू ब्रेक दैट स्पेस। किसी भी स्पेस पे मैं कभी भी जाता हूँ, फिर कोई भी वेन्यू रहा है तो मैं उसी के साथ प्ले करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, वेन्यू को मुझे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी। अभी आपने गवर्नमेंट की बात करी तो यूपी टूरिज्म शायद लास्ट टाइम आपके स्पॉन्सर भी थे। यूपी, बिल्कुल, हमारी यूपी में अगर देखें, हमारी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया फेस्टिवल को। बल्कि यूपी के अंदर जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बड़े फेस्टिवल्स को ही प्रमोट कर रहे हैं, सभी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और हर एक डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहा है इस चीज को। और ये भी मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एज वेल एज अपनी गवर्नमेंट के लिए कुछ जो एक मैसेज है वो हम लाउड एंड क्लियर देना चाहें। राइट। तो जैसे पहले गवर्नमेंट फेस्टिवल्स को एक एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करती थी, अब क्या वो प्रॉपर टूरिज्म के सेगमेंट में आ रहा है कि ये चीज टूरिज्म बढ़ा रही है? हाँ, बिल्कुल, टूरिज्म के लिए वही है ना कि टूरिज्म किस चीजों पे सबसे ज्यादा एक्सटेंड करता है कि उस शहर के अंदर एक किस तरीके का माहौल मिल रहा है उनको, किस तरीके का एक्सपोजर है वहाँ पे की एस्थेटिक में। तो इसी वजह से बाहर का टूरिज्म आता है, तो उनको एक लेवल ऑफ कंटेंट भी पता चलेगा कि शहर में इस लेवल के शोज हैं, इस लेवल के आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें फेस्टिवल, क्योंकि इस तरीके का जो फेस्टिवल है ये हर शहर में नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। वी आर द ओनली इन लखनऊ कि यहाँ पे केवल हो रहा है। तो ये जो मैसेज है ये ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस तक जाता है। हम लोग के लखनऊ यूपी में अगर देखें तो बहुत अच्छा टूरिज्म फुटफॉल है आज की डेट पे, वो चाहे हमारा अयोध्या है, आप बनारस ले लीजिए, आगरा है, लखनऊ है, उसमें तो बहुत पोटेंशियल है शहर में अपने स्टेट के अंदर अगर देखें, और गवर्नमेंट उस पर बहुत फोकसली काम कर रही है। आपने 2009 में स्टार्ट किया था, तब जो आपका विजन था, मतलब ऑब्वियसली बड़े सपने तो देखे होंगे, बट तब जो आपका विजन था और जो अभी चीज हो रही है, क्या सेम थे कि डायरेक्शन काफी अलग हो गया है? नहीं, 2009 में जो मैंने बोला ना, कोई विजन नहीं था, सिर्फ नाटक करना, अच्छे से जो 7 दिन का क्यूरेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे से प्रोडक्शन सेटअप होना चाहिए, जो भी स्टेज की लॉजिस्टिक्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। पर ये मेरा एक विजन होता है कि साल दर साल, हर साल, जैसे 2009 में जो कमियां रह गई, हर साल बेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसको मैंने 2010 में सही किया, जो 2010 में कमियां रह गई उसको 2011 में किया। तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, इट्स नॉट कि एक वक्त पे आके ये खत्म हो जाएगा। जो लास्ट ईयर कमियां रही वो मैं इस साल दूर कर रहा हूँ, हो सकता है इस साल भी कुछ कमियां होंगी, तो भाई यही है, इसका कोई बहुत बड़ा कोई रेसिपी नहीं है, कोई एसओपी नहीं है। यू जस्ट हैव टू अलर्ट, फोकस एंड जो चीज हो रही है उसको उस पे रिएक्ट, मतलब इन जैसे पॉजिटिव रिएक्ट करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो यही मेरा हमेशा फोकस होता है। हर साल में जब फेस्टिवल खत्म होता है पूरी टीम को बिठाता हूँ, एक ब्लैक बोर्ड रखता हूँ, सब लोग आओ, क्या क्या कमियां रही बस लिखते जाओ, दैट्स इट, यही मेरा जॉब रहता है। राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो चार्ट में उस पे सबसे पहले वर्क करता हूँ, क्या क्या कमियां थी, फिर उसको एनालिसिस करता हूँ अपनी टीम। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू दैट। जितनी बेहतर आप प्लानिंग करेंगे उतना बेहतर आपका एग्जीक्यूशन होगा। राइट। अच्छा, व्हाट डज इट टेक्स टू लाइक ऑर्गेनाइज सच अ ग्रैंड फेस्टिवल? कब से आप स्टार्ट करते हैं, कितनी टीम लगती है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे, मतलब ये बहुत ज्यादा सच में अगर मैं देखूं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, हम लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं अपने लखनऊ की इकोनॉमी के अंदर। लास्ट ईयर वी हैव अबाउट 4.4 करोड़ का फेस्टिवल का बजट था। इस साल हम लोग का करीब 5 करोड़ का बजट का फेस्टिवल है। सो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग एक इकोनॉमी तो रन करती है पूरा टोटलिटी में, जिसमें अगर टीम की बात करूं तो जो हमारी आई स्टार्टेड, खुद हम लोग 3-4 लोग मिल करके करीब 8 महीने पहले से आई स्टार्ट वर्क। मार्च अप्रैल तक मेरा PNL खत्म होता है, देन अगेन आई स्टार्ट वर्क ऑन द न्यू फेस्टिवल। सो वो शुरू होता है, एंड तक आते फेस्टिवल तक हम लोग की करीब सभी टीम मिला लें तो 500-550 लोग हो जाते हैं हम लोग। ओ वाओ, ओवरऑल। राइट। टोटल ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन टीम मिला करके,
जितने भी हमारी लॉजिस्टिक्स है उनकी पूरी टीम मिलाएंगे 500-550 की टीम होती है हम लोग की ओवरऑल। बट व्हाट्स द प्रोसेस लाइक, मतलब सबसे पहले आप क्या चीज फाइनल करते हो, फिर वो पूरी टाइमलाइन कैसे होती है? सबसे पहले तो विजुअल लैंग्वेज फाइनल करता हूँ। ओके, सो दिस इज वेरी, इट्स अ प्रोसेस। हाँ हाँ ऑब्वियसली। इट्स नॉट अबाउट कि इसकी ये एसओपी है वो एसओपी है। तो जो प्रोसेस है उसका हर एक का टाइम है कि इसमें इतना इससे। और ये भी है कि पहले जैसे 1 to 10 है तो पहले 1 होगा, ऐसा नहीं कि 9 पहले हो जाएगा 1 बाद में आप करोगे। राइट। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि जैसे थिएटर में होता है ना 1 go स्टार्ट एंड एंड। हाँ। So it's step 1, then step 2, then step 3, then step 4, 5, 6, 7। और वो बहुत टाइमली, उसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। राइट। बैकलॉग आता जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भारी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बैकलॉग है, वेट आपके ऊपर बढ़ गया है। तो आप जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो वो शायद परफेक्ट नहीं आएगा, वो अच्छे लैंड नहीं करेगा। वेयर यू लैंड दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। इस टाइम पे जो करंट स्टेटस है, क्या टिकट सेल्स मोस्टली सपोर्ट कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्स? नहीं, ये तो देखो वाइस वर्सा है। हाँ। अब लखनऊ के अंदर टिकट सेल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि मोस्टली लोग जैसे ही कुछ आता है तो तुरंत ये होता है कि पासेस का जुगाड़ करो। तो अगर 500 रुपए का टिकट है तो उसके लिए 500 कॉल कर लेंगे, 500 बार किसी को परेशान कर देंगे, लेकिन एक टिकट नहीं लेंगे। दूसरा एक ये है कि मतलब होता है, मतलब तो ह्यूमन नेचर है, इट इज व्हाट इट इज, ईगो प्रॉब्लम, कि हम बेकार में इतने बड़े हो गए, एक पास नहीं आ रहा मेरे पास, ये बड़ा होना हुआ। राइट। तो एक ये भी है। सो टाइम लगता है हर चीज को होने में। कहा जब मैं 2009 में शुरू किया तो 100 रुपए का भी टिकट लगा दिया तो हो अल्लाह हो गया था। धीरे धीरे, और सबसे बड़ी चीज है सभी के लिए अच्छा हुआ है ये। आज की डेट में जो दूसरे शोज हैं, दूसरे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज हो गई कि पहले डरते थे कि यार नाटक टिकट लगा देंगे, कुछ आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं। अभी तो कम से मेन चीज क्या होता है, डर सबसे बड़ा ये होता है दर्शक का, ऑडियंस का। यार ऑडियंस नहीं आई तो क्या होगा, तो ये डर सबसे पहले खत्म करो। तो मैंने तो ये उस दिन पहले दिन से मैं कुछ भी करूंगा, टिकट जरूर लगाऊंगा। तो 2009 में जब हुए तो आप यकीन नहीं करोगे, 600 की ऑडिटोरियम में 30 लोग बैठे थे टिकट लेके, 30 लोग। तो वो भी होता है, आपको देखना पड़ता है कि वो, अब हो सकता है कभी कुछ नाटकों में ऐसा हुआ है कि 100 150 लोग बिके वाला नहीं बिके, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट। हर बार हर दिन अच्छे नहीं होते ना, और ये होना भी चाहिए। उससे आपको भी ये पता चलता है कि शायद कहीं आपकी अवेयरनेस में कमी रह गई, आप लोगों को अवेयरनेस नहीं पहुंचा पाए, या हो सकता है कि आप जबरदस्ती का ओवर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, लोगों के सामने लेके आ रहे हो। लोग शायद इतना कंटेंट देखने के आदी नहीं, होता है काफी चीजें, या कोई बैड टाइमिंग है, सीजन गलत है, शादियों का सीजन आ गया है, फेस्टिवल का सीजन आ गया है, पीपल आर बिजी। तो बहुत से एलिमेंट्स काम करते हैं किसी भी चीज को करने। इट इज नॉट ओनली वन एलिमेंट, बहुत से। वही मैं कहता हूँ कि हमेशा डेट डिसाइड करते हो ये भी देखना पड़ता है कि उस टाइम शादियों का सीजन तो नहीं है, कुछ तो नहीं। तो क्योंकि भाई ऑडियंस तो आपकी वही लिमिटेड ऑडियंस है, उन्हीं ऑडियंस को आप भाई, अगले के पास वक्त वैसा तो नहीं आपके फेस्टिवल के लिए केवल बैठी हुई है इसीलिए जी रही है, नहीं, उसके बतेरे का आप बहुत छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं उसकी लाइफ में। एंड हाउ डज द प्रमोशंस वर्क, कि आप कितना वाइड जाके लोगों को बुलाते हैं? मेरी हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मार्केटिंग में ये नहीं कि मैं एक डेटाबेस तैयार कर लूँ और चलो उन्हीं को मेल कर देंगे या फोन कर देंगे। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट डेटाबेस में। मैं हमेशा कोशिश करूँ, मैं बार बार अपनी ऑडियंस के पास जाऊँ, जैसे होता है हर किसी को वहां नॉक करो। सो एक होती है, यहीं से धीरे धीरे आपकी एक जो गुडविल होती है वो जनरेट होती है, एक ब्रांड आपका जनरेट होता है। आपके एक जिसको बोले कि दे बिलीव इन योर प्रोडक्ट, कि हाँ यार ये लाइफ में ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। जैसे चाय सुबह पीना बहुत जरूरी है, तो वैसे ही महीने में या साल में 2-4 बार इस तरीके के कंटेंट देखना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ का जो दवा है, यहाँ का जो एंटरटेनमेंट है, या यहाँ का जो एक वो एक परफॉर्मिंग आर्ट ही केवल दे सकती है। बट कितना वाइड जाके आप प्रमोशन करते हैं? जैसे ये तो आपने जो बताया। हाँ, तो नहीं, प्रमोशन की अगर बात करूं तो मैं हर एक सेगमेंट में जाना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलूं कि ऑडियंस के पास एक तो स्पैम ऑफ टाइम जो है ना बहुत कम रह गया। इवन आप सोशल मीडिया पे भी देखो तो वो भी
निकल जाता है, उसमें भी स्पैम ऑफ टाइम बहुत कम है। तो ये तो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। सो दैट्स व्हाई मैं हर एक जॉनर में जाना चाहता हूँ, ताकि उससे 2-3 चीजें सॉल्व होती हैं। एक तो एक अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंटेंट, वो एक स्प्रेड हो रहा है। दूसरा जो आपका सपोर्टर है, सबसे बड़ा पिलर है आपका, सबसे बड़ा वो है आपका स्पॉन्सर एंड ऑडियंस। तो ऑडियंस तक मैं एक स्प्रेड अवेयरनेस वाया मार्केटिंग चाहता हूँ। स्पॉन्सर्स को भी इससे बेनिफिट होता है कि उनका मल्टीपल स्पेसेस में उनके लोगो प्रेजेंस हो रहे हैं, मल्टीपल स्पेसेस में ब्रांडिंग हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको यही वो चाहेंगे। इसीलिए कोई भी आज की डेट में देखिए आप, पेपर ऐड होता है, उसकी कितनी शेल्फ लाइफ होती है, 1 घंटा या बहुत ज्यादा देख लेते हैं, 1 दिन, सुबह से शाम, यही एक शेल्फ लाइफ है। उसके बाद वो रद्दी बन जाता है। आउटडोर है, उसकी कितनी देर शेल्फ लाइफ है, 5 सेकंड, वो क्रॉस हो गया, वो लड़ जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो आप ही का होर्डिंग देखता रहेगा। वो अलग बात है कि आपका आर्ट वर्क, आपकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी है कि वो होल्ड करे यार, क्या बनाया है। इट्स नॉट अबाउट कि ऊपर टाइम है नहीं, इट डजंट मैटर। आर्ट वर्क इतना अच्छा है कि उसने आर्ट होल्ड कर रही है उसको। देन उसके बाद वो डिटेलिंग देखेगा। नेक्स्ट डे जब जा रहा होगा तो उसने आधा देख लिया, राइट। फिर थर्ड डे जा रहा है तो होर्डिंग पे वो, अच्छा ये चीज है। तो वो इट इज ऐसा आर्ट वर्क हो कि जो आपकी ऑडियंस को इंगेज करे, कि वो रोज नया एलिमेंट देखे यार इसमें। तो मेरा मेन फोकस ये रहता है कि जितना मैक्सिमम एरियाज के थ्रू मैं मार्केटिंग में जाऊँ, चाहे आउटडोर है, पेपर ऐड है, रेडियो कैंपेन है, सोशल मीडिया कैंपेन है, लोगों के क्लब्स में कुरियर भी भेजता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां पे भी एक ऑडियंस है मेरी जो कि 50+ ऑडियंस है। वो शायद मोबाइल पे उतना एक्टिव नहीं है, या उतना मोबाइल पे रीडिंग नहीं पसंद है, तो उनको आदत है पढ़ने की। तो भले उसकी कॉस्टिंग जाती है, मुझे पता है, लेकिन वो मुझे ज्यादा बेहतर लगती है कि हर एक ऑडियंस तक मैं पहुंच पा रहा हूँ। मेन पर्पज यही होता है कि हर एक ऑडियंस तक कैसे कैसे पहुंचूं, और हर साल वो प्रोसेस में करता हूँ, हर साल ये होता है कि और बेहतर कुछ करूं, और बेहतर, ताकि मैं और ज्यादा ऑडियंस तक। तो वही आप सबसे यूनिक कर रहे हैं, तो आपको सारी ऑडियंस चाहिए भी। हाँ, यूनिक भी मेन अवेयरनेस है, अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। अब आज को 15 साल का बच्चा है, मैं 2009 में जब शुरू किया था, आज वो पैदा हुआ तो 13 साल का होगा, या 10 साल का था उस वक्त, तो आज वो 19 साल का होगा, 20-21 साल का होगा। राइट। तो वो भी देख रहा है। आज वो इस लायक बना 18 साल का कि उसको अब लगा यार थिएटर भी देखना चाहिए। हाँ यार, देखते थे वो वहां पे, वो मैंने देखा। तो इस तरीके के, और नाटक सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा पहला दर्शक है, बहुत खतरनाक दर्शक होता है वो, बहुत खतरनाक, फर्स्ट टाइम वाला। अगर आपने उसको पहली बार में कोई, खासकर थिएटर में अगर मैं बोलूँ, उसने कोई खराब नाटक देख लिया, तो जीवन भर उसके एक प्रिंट छप जाएगा। राइट। कि यार नाटक बड़े बोरिंग होते हैं, नहीं जाएंगे। कहीं कोई दोस्त जा रहा है तो कहेगा नहीं यार मैंने देखा था, बहुत बोरिंग था। और कहीं अगर उसने पहली बार बहुत अच्छा नाटक देख लिया, और उसके बाद दुनिया के किसी कोने में भी जा रहा है, बुरे 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 देख रहा है, तो यार नाटक तुमने, अरे मैंने देखा था वो नाटक, बहुत अच्छा नाटक। तो ये जो फर्स्ट टाइम ऑडियंस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट। तो वो जो इंप्रेशन छोड़ता है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में ये एकदम तलवार की धार पे आप चल रहे होते हैं। राइट। म्यूजिक में तो आपके पास बहुत वैरायटीज हैं, डांस में आप बहुत वैरायटीज, लेकिन नाटक ही एक ऐसी विधा है कि जिसके अंदर वही कहते हैं ना, सेकंड चांस नहीं। सो सर, रेpertoire के डे 1 में हमको क्या क्या मिलने वाला है? So 18th we are opening festival on Thursday. 4 बजे हम लोग फेस्टिवल की एक ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। देन हमारे बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं, चंदूलाल कलबुर्गी जी। He is playing सितार with EDM म्यूजिक। वो एक इतना अच्छा माहौल बनाते हैं कि 5 साल की उम्र से लेके आप देखो तो 80 साल की एज का आदमी डांस कर सकता है उनके म्यूजिक पे। सो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। देन 6 to 8 हम लोग का थिएटर है। वी आर ओपनिंग विद मोहन का मसाला, डायरेक्टेड बाय मनोज शाह एंड एक्टेड बाय प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी, ये पूरा नाटक गांधी जी से की लाइफ पे इंस्पायर्ड है। सो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो मसाला था उसी के ऊपर है पूरा। दिस इज अ परफॉर्म बाय प्रतीक गांधी, वेरी रिनाउंड एक्टर एंड अमेजिंग परफॉर्मर यार, बहुत ही अच्छे। देन 8 बजे वी आर देयर इज अ देवांशी सहगल एट हमारे शब्द स्टेज पे होगी। बहुत ही शानदार गजल गाती हैं वो, अमेजिंग। मतलब उसको आप सुनने आइए प्लीज। आप लोग अगर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यू कैन सर्च। अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल प्लीज आइए। देवांशी सहगल 8 से 10। डे 2 रेpertoire का क्या स्केड्यूल है? डे 2 अगेन वी आर ओपनिंग। हाँ, डे 2 में हम लोग सुबह 11 बजे ओपन कर रहे हैं फेस्टिवल। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक यू कैन एंजॉय
बाजार, हमारा जो आर्टिजन बाजार है, पॉपअप बाजार है एंड फूड अरीना है. देन 2 बजे वी स्टार्ट आवर स्टेज. तो 2 से 3 हम लोग के लोकल आर्टिस्ट हैं जो कि वन ऑफ क्यूरेटेड आर्टिस्ट हैं, वो भी लखनऊ के लोकल आर्टिस्ट क्यूरेटेड. उनको वो परफॉर्म कर रहे हैं 2 to 3. देन 3 to 4 बादल शर्मा इज अ वेरी गुड पोएट्री रीडर, बहुत अच्छी पोएट्रीज करते हैं. सो उनका शो है 3 to 4. देन 4 to 5 वी हैव द आवाहन प्रोजेक्ट. ये कबीर दास के एंड खुसरो की जो पोइट्रीज हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छी कंपोजिशंस दी हैं. करीब 4 लोगों का सेट है, 4 लोगों का. दे आर परफॉर्मिंग. 5 बजे फिर हमारा स्टैंड अप स्टेज है. उस दिन आई थिंक वी हैव आकाश गुप्ता 19th को. हाँ, आकाश गुप्ता इज ओपनिंग ऑन 19th 5 to 6. देन 6 to 8 हम लोग का थिएटर स्टेज है जिसमें परफॉर्म कर रहे हैं जो डूबा सो पार. ये बहुत ही अच्छा म्यूजिकल दास्तान गोई है. आज की डेट में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रनिंग शो है और करीब 18 आर्टिस्ट हैं. लाइव म्यूजिक, लाइव सिंगिंग, गूज़बम्प्स आपके कर देगा. मेरा बहुत पसंदीदा नाटक है ये. सो देन 6 to 8 एंड देन इसके साथ साथ हमारे टेक्नो स्टेज पे आर्टिस्ट हैं 6 to 8 में, जिसमें जिनका नाम है स्किपर्स करके हिज नेम. सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं खासकर आज की तरह जो. हाँ, सो जो टेक्नो आर्टिस्ट हैं. सो ही इज प्लेइंग वेरी गुड म्यूजिक. बहुत ही अच्छा सनडाउनर है 6 to 8. अमेजिंग साइलेंट डिस्को है, हेडफोन पे आप एंजॉय करेंगे. और सबसे बड़ी चीज है एकदम डिफरेंट, इसको क्यूरेट किया है पूरे इसको निखिल चिनप्पा ने. इट्स क्यूरेटेड बाय ताल स्टेज बाय निखिल चिनप्पा. एंड देन अगेन हमारा सबसे बड़ा हेडलाइनर है 19th को अनूप जैन इज परफॉर्मिंग एट 8 PM to 10 PM. डे 3 रिpertoire का क्या स्केड्यूल है सर? डे 3 वी हैव वही अगेन. अब 11 बजे हम लोग फेस्टिवल ओपन कर रहे हैं. 11 AM टू विद बाजार, आर्टिजन बाजार, फ्ली मार्केट एंड साथ में हमारा फूड जॉनर जितना भी है अरीना दैट विल बी एक्टिवेटेड. और 2 बजे से देन हमारा शब्द स्टेज एक्टिव होगा जिसमें लखनऊ के जो क्यूरेटेड आर्टिस्ट है वो हैं 2 से 3. 3 से 4 फिर उसमें हिमांशु बाजपेयी एंड प्रज्ञा की दास्तान गोई है. सो वो आप एंजॉय करिए. देन फिर 4 से 5 हम लोग जो अभी इट्स अ सरप्राइज हेडलाइनर अजय भी. हाँ, एंड देन 6 बजे अगेन वी ओपन विद 5 से 6 वी हैव अ स्टैंड अप गौरव गुप्ता, अमेजिंग स्टैंड अप आर्टिस्ट. देन 6 to 8 वी हैव थिएटर शो वोडका एंड नो टॉनिक performed by Lilith Dubey, Ira Dubey, Joycean Gupta and directed by Lilith Dubey. शोभा डे की कहानियां हैं, कोविड के टाइम की लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं, मजा आएगा. एवरीबडी विल रिलेट विद दैट स्टोरी क्योंकि वो एक वक्त ऐसा था कि इट्स नॉट अबाउट वेरी सैड स्टोरी, इट्स हैप्पी स्टोरीज आल्सो देयर. देन 6 to 8 अगेन वी हैव अ टेक्नो आल्सो. एडीएम जो हम लोग का ताल स्टेज है उसके ऊपर, उसमें लापता परफॉर्म कर रहा है. इज अ वेरी गुड परफॉर्मर. सनडाउनर सेट है पूरा 6 to 8. देन 8 to 10 वी हैव अगेन म्यूजिक स्टेज. उस दिन सैटरडे का दिन है तो निखिल चिनप्पा इज परफॉर्मिंग ऑन 20th December सैटरडे. सर डे 4 का क्या स्केड्यूल है रिpertoire का? डे 4 वी आर अगेन 11 बजे हम लोग ओपन कर रहे हैं फेस्टिवल. 11 बजे से हम लोग का आर्टिजन बाजार, फ्ली मार्केट एंड फूड अरीना ओपन होगा. देन 2 से 3 क्यूरेटेड आर्टिस्ट हैं लखनऊ के, वो परफॉर्म कर रहे हैं शब्द स्टेज के ऊपर. 3 बजे से 4 बजे वी हैव वसीम बरेलवी साहब, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट शायर पोइट रीडर हैं इंडिया के. सो एंजॉय करिए उनको. एंड देन वी हैव जुस्त, आई होप आप लोगों ने बहुत फेमस सिंगर हैं, सुना ही होगा 100%. So he's performing by 4 to 5. Then 5 से 6 again we have a stand-up, Gurleen Pannu. 6 से 8 we have theatre show again. Its name is Amba. बहुत बेहतरीन नाटक है और बहुत ही फेमिनिज्म ओरिएंटेड नाटक है. और मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर हैं अतुल कुमार, वो डायरेक्ट कर रहे हैं. आप लोगों को कुर्सी से जंप कराएगा ये नाटक 100%. देन वी हैव टेक्नो में डॉक्टर सांगरिया, शी इज परफॉर्मिंग टेक्नो स्टेज. बहुत ही अच्छा सनडाउनर सेट है 6 to 8. देन वी हैव क्लोजिंग विद यूफोरिया बैंड 8 to 10.
वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बैंड, मेरा तो बहुत फेवरेट रहा है, हम लोग उसी एज ग्रुप के हैं, सो दैट्स द लाइनअप. सो प्लीज कम एंड एंजॉय द वन ऑफ द मोस्ट यूनिक परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया. तो सर आप फेस्टिवल भी चला रहे हैं, आप कैफे रेपेटवार भी चला रहे हैं, प्लस उसके अलावा भी बहुत सारे काम आप करते होंगे, तो टेक्निकली देखा जाए तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप वर्क कर रहे हो. हाउ यू मैनेज ऑल दिस, मतलब कैसे आप कैलकुलेट करते हो कहाँ से कितना ROI आ रहा है? ROI तो नहीं पता, लेकिन क्या आता है जो भी है कि कैफे रेपेटवार फेस्टिवल को बैक एंड सपोर्ट देता है फाइनेंशियली. मेन पर्पस कैफे रेपेटवार को खोलने का यही था कि 2019 में हम लोगों ने ओपन किया था. 2018-19 तक वी आर अगेन स्ट्रगलिंग एवरी ईयर आई वाज. सो ये हुआ कि कुछ एक फाइनेंशियल सेटअप ऐसा बनाऊं कि इसको एक बैक एंड सपोर्ट कहाँ से मिला. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू ओपन ट्राई टू कैफे को भी ओपन 2019 में किया था, बट शुरुआत इसको बनाने में सब करते करते 2016 से मैंने शुरू किया था. 3 साल लग गए इसको कंप्लीट करते करते. सो वो भी धीरे धीरे टाइम लगा. तो हाँ, फुल्ली कैफे रेपेटवार जो है फेस्टिवल को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, जो मैं अगर बोल. कहीं ना कहीं जब कैफे रेपेटवार ओपन हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो ये लखनऊ का सबसे एस्थेटिक कैफे था और आज भी है. बट कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि ये थोड़ा सा पृथ्वी थिएटर जो मुंबई में है उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है. नहीं, थिएटर से इंस्पायर्ड नहीं है. मैं ये बोलूँ उस तरीके का कोई भी एस्थेटिक यहाँ पे है नहीं. हाँ, वो अलग बात है कि हाँ, मैंने ये जब कैफे खोला था तो उस टाइम पे मेरा मेन पर्पस यही था कि कैसे मैं एक जो नई ऑडियंस है जो शायद थिएटर तक नहीं आ रही है, वो रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में जा रही है. तो उस वक्त मैंने कुछ शोज तैयार करना शुरू किए थे, जो कि मैं लखनऊ के अलग क्लब्स में, जैसे बहुत पहले यहाँ पे एक ईओस क्लब हुआ करता था, तो ईओस में वहाँ पे मैंने कुछ थिएटर स्किट्स तैयार किए थे, सो वहाँ पे दिया. तो वही मेन पर्पस था कि आई हैव वांट टू मेक अ परफॉर्मिंग आर्ट कैफे. कि कैफे तो है जहाँ पे खाना वगैरह या आदमी जाता है, चिल कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बट एक ऐसा कैफे हो जो कि थोड़ा परफॉर्मिंग आर्ट कैफे सेंट्रिक वैसा हो, वैसा स्पेस है. एंड ऑल्सो जो नए आर्टिस्ट हैं, नए बच्चे काम कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्पेस हो कि जो इट्स नॉट जो थिएटर के जो स्पेस को भी ब्रेक करे, और छोटी सेंट्रिक कॉम्पैक्ट ऑडियंस हो 50-60 लोगों के लिए, वैसा कोई स्पेस हो कि जहाँ पे उस तरीके की परफॉर्मेंसेज, इंटीमेट परफॉर्मेंसेज होती हों. तो वो बनाया. सो वी डिड इन कैफे रेपेटवार में उस तरीके की परफॉर्मेंसेस वी डू रेगुलर, लाइक पोइट्री सेशन, छोटे थिएटर हम लोग करते हैं, या कोई बुक लॉन्च है, डिस्कशन ऑन बुक है. काफी बार हम लोगों ने म्यूजिक के ऊपर, अभी लास्ट हम लोगों ने बहुत अच्छा एक लखनऊ का लोकल बैंड है सदज करके, दे डिड वेरी गुड म्यूजिक सेशन, वो किया. तो काफी जो भी लखनऊ में, एंड दिस स्पेस इज ओपन फॉर एवरीवन. कोई भी क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, किसी भी तरीके का उसको स्पेस चाहिए, आई एम रेडी टू प्रोवाइड. दैट्स वाई ये स्पेस है कि कोई भी अपना छोटा नया काम कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, तो बिल्कुल इस स्पेस में आओ और एक्सपेरिमेंटल वर्क करो. कुछ एक वर्क होते हैं जो एकदम उनका पैटर्न एकदम सेट है कि हाँ ऐसा ही वर्क होता है, लेकिन कुछ वर्क हैं, कुछ कहानियां ऐसी हैं, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल कहानियां हैं, जिनको आपको 20-25-50 लोगों का इंटीमेट स्पेस चाहिए. तो उस तरीके की स्पेस के लिए यहाँ पे वी डू रेगुलर थिंग्स. अगर आपको किसी को बताना हो कि हमारा शहर लखनऊ ऐसा है, आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखो, हर शहर की अपनी एक वाइब, जिसको मैं बोलूँ, वो होती है. और शहर जो है लोगों से बनता है, बिल्डिंगें, इमारतें, ये उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट होता है. बट एंड ऑफ द डे आप चाहे जितनी अच्छी इमारत बना लो, चाहे जितनी अच्छी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना अच्छा घर बना लो, अगर उसके अंदर रहने वाले लोगों के अंदर एक अपनापन, शहर में जैसे हम लोग रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, वो चीजें अगर नहीं है तो आप चाहे जितनी बड़ी चीज कर लो, कोई फायदा नहीं है उसका. बट हाँ, वो एक शहर के अंदर देखें, जो भाई मैंने पहले बात बोली कि आप जब लखनऊ से बाहर जाते हैं तो आपको एहसास होता है लखनऊ कितना रिच है अपने कल्चर में. और वो रिचनेस सबसे बड़ी चीज है आपकी बातचीत में आती है, आपके लहजे में आती है, आप एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं. तो वो लखनऊ के अंदर वो एक सेंट्रिक वाइब
है। और ऐसा नहीं है वो, जैसे मैं पहली बार जब दिल्ली गया था तो वहाँ की मैंने भाषा देखी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। बहुत खड़ी दिल्ली के अंदर वो बस था, उसके अंदर वो कंडक्टर आया, मैंने किस तरीके से कैसे बात कर रहे हो यार आप, मैंने ऐसे ही बोला किस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसे कौन बात करता है। तो वो उनका लहजा है, वो उनका एक मेरे लिए वो एक कल्चर ब्रेक था। वो लखनऊ में जितने लोग हैं सभी के लिए ऐसा होता है। हाँ, अगर बाहर जाते हैं तो तब एहसास होता है कि यार ये है, ये वो तू बोल देता है तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, बुरा लगता है, बुरा इन द सेंस क्योंकि हम लोगों के लिए शब्दों का चयन, किसी भी चीज से आप बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शब्दों का चयन आपका, आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, किन शब्दों का चयन कर रहे हो। आप तू भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं। यही होता है कि इन तीनों शब्दों को आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे जाहिर हो जाता है कि आप अगले को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या कितना एक आपको एक करुणा है आपके अंदर, एक प्रेम है आपके अंदर। सो ये एक भाषा है, यही भाषा की खूबसूरती है। और लखनऊ के अंदर देखें तो वो भाषा जो है बहुत रिच है, बहुत रिच है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं लखनऊ में बाय डिफॉल्ट ये लैंग्वेज सीख गया, बाय डिफॉल्ट। आज की डेट में इस तरीके की भाषा को सीखने के लिए लोगों को एक लैंग्वेज पूरी सीखनी पड़ती है, तब जा करके आता है। तो ये सुबह चलते फिरते हो गया ये काम। आपको नहीं लगता जो अभी जैसे लखनऊ, कोई भी शहर जब बड़ा होता है तो उसके साथ साथ शायद उसका कल्चर पीछे छूटता जाता है, लोग नई चीजें अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? क्या वो नहीं, वही होता है ना कि लोगों को एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द, जैसे शहर बड़ा होता है, शहर अपने आप शहर ऐसे नहीं बड़ा, शहर बड़ा होता है माइग्रेशन से। लोग बाहर के लोग जब आते हैं आपके शहर में या किसी भी शहर में जाते हैं, उनकी ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उस शहर को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, या क्या वो जो अपना कल्चर है वो उस शहर के ऊपर थोप रहे हैं, या एक शहर के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये दिस इज वेरी इंडिविजुअल जॉब, इट्स नॉट मतलब एक मास लेवल पे नहीं हो सकता है। कोई किस परिवेश से आ रहा है, कोई किस परिवेश से आ रहा है, कोई किस क्लास से आ रहा है, तो ये चीजें बहुत वो करती हैं। हो सकता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे फादर जब आए थे वो शायद उतना अंडरस्टैंड शहर को नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जब पैदा हुआ और आज मैं जितना रिलेट करता हूँ वो एक बाहर का आया हुआ आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं रहा। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। ये हमारी और यहीं पे एक मैच्योरिटी काम आती है कि आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को, एंड साथ साथ शहर के लोग भी आपको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ वन वे, इट इज अ वेरी टू वे कन्वर्सेशन, रिलेशनशिप बेसिकली। तो शहर में बस ये है कि जो माइग्रेशन बढ़ता है वहां पे बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कैसे उस शहर को एक्सेप्ट करें। और जब माइग्रेशन आता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है, वो तो भाई बाहर से आया है, उसका कोई ये भी नहीं कि यहाँ बहुत रिश्तेदार हैं या कोई है, उसके लिए तो शहर नया है। यहाँ पे वो एक्सप्लोर करता है एंटरटेनमेंट स्पेस, रेस्टोरेंट, सिनेमा देखेगा, पार्क्स में जाएगा। यहाँ पे फिर वो जो उसको सराउंडिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढलता जाता है। बहुत से लोग होते हैं, अगर किसी शहर में जा रहे हैं तो सबसे पहले उस एरिया में रहते हैं जहाँ उनकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं या उनके क्षेत्र के लोग रह रहे हैं। अब देखो लखनऊ में कहीं पे भी आप देखेंगे तो हर आदमी अपनी एक कम्युनिटी की सराउंडिंग ही रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको एक सेफ्टी, सिक्योरिटी एक लगता है कि है, प्लस अपने लोग हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हाँ अपने लोग हैं। जैसे कि मैं पूर्वांचल का हूँ, कोई भी मुझे पूर्वांचल का मिलता है तो एक अगले को भी एक अपनापन लगता है, एक भोजपुरी में बात कर लेते हैं, तो वो दैट काइंड ऑफ वो एक आदमी सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करता है। और वो शहर के में कोई अगर बाहर से आया है तो हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग उसको कितनी अच्छे से एक्सेप्ट करें। सो कमिंग बैक टू द फेस्टिवल में 3 सेगमेंट्स हैं, रंग, माहौल और शब्द। रंग, माहौल, शब्द, ताल, बचपन, बाजार। सो ओके, इन सारे सेगमेंट्स में स्पेसिफिक सेगमेंट्स के लिए वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्हें आप जेन्युइनली अभी तक आप बुला नहीं पाए लेकिन बुलाना चाहते हैं लखनऊ? देखिए, कोशिश हर साल होती है। जब भी आप क्यूरेशन करने बैठते हो तो ऑब्वियसली आप एक लिस्टिंग करते हैं, आप 10 से 15 आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनका एक देखिए सबसे बड़ी चीज है, आर्टिस्ट जब भी फेस्टिवल में बुलाते हैं, एक होता है कि एक आपकी गुडविल है फेस्टिवल की, आपके फेस्टिवल की एक ऑडियंस है, वो एक आ रही है, वो एक ट्रस्ट है, वो एक
ऑडियंस आ रही है कि अच्छा हम रेपेटुआ में जा रहे हैं फेस्टिवल में, तो कंटेंट कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कुछ ऑडियंस ऐसी है दैट डजंट मैटर, वो उनको बिलीव है कि वहां पे जाएंगे यू विल गेट समथिंग गुड, यू विल गेट समथिंग नाइस, एक अच्छा टाइम पास है, वैल्यू फॉर मनी है। सो वो एक ऑडियंस है। एक ऑडियंस है कि जो कि बहुत ही आर्टिस्ट ओरिएंटेड है, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं फेमस आर्टिस्ट हो गए, तो वो उनकी एक ऑडियंस होती है। तो क्यूरेशन के टाइम पे यही एक बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि इन आर्टिस्टों को भी अप्रोच करें, और इन बिटवीन कुछ अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कभी लखनऊ नहीं आए हैं, हम उनको कैसे लखनऊ लेकर के आए, अपनी ऑडियंस के सामने हम एक नई क्राफ्ट, नया आर्टिस्ट, नई परफॉर्मेंस कैसे लेकर के आए, क्योंकि ऑडियंस भी हमसे हर साल एक एक्सपेक्ट करती है कि इस बार हमें रेपेटुआ में किस तरीके की नई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बहुत बार होता है कि हर साल अच्छे नाटक नहीं बनते, बहुत कम होता है कि 10 साल में कभी अच्छे नाटकों की लहर आ जाए। तो ये क्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपनी, और हर दिन एक डिफरेंट जॉनर भी हमें रखना है, ये नहीं कि हमें रिपीटेटिव जॉनर रखना है। सो ये चैलेंजेस तो ऑब्वियस सी बात है, और ये किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करते हुए आप 100% श्योरिटी नहीं ले, वो बस खाली एक जिसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस आपका काम आता है कि किस तरीके का क्यूरेशन आप कर रहे हैं, और ऑडियंस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आप अपनी ऑडियंस को कितना बेहतर समझ रहे हैं, ऑडियंस की को क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, उसके बारे में आप कितना इंडिविजुअल अवेयर हैं, वरना तो हर चीज बहुत हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आप रेपेटुआ फेस्टिवल को कहाँ देख रहे हैं अगले 5 साल में? क्या आप इसको नेशनल ले जाना चाहते हैं? कहाँ देखना नहीं देखना वो इतने नहीं, मैं बस आने वाले 5 सालों में कंसिस्टेंसी दैट आई वांट टू डू, कि मैं कंसिस्टेंसी बहुत अपनी मेंटेन रखूं, और जो क्यूरेशन ऑफ क्राफ्ट है, आर्टिस्ट हैं या शोज हैं, उनको बहुत लेवल पे एकदम रखूं, A+ कैटेगरी में रख। दूसरा, एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर दूं, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हो या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, वो बहुत बेहतर रखूं। तीसरा, ऑडियंस का जो एक एक्सपीरियंस है ऑन ग्राउंड आने का, उनकी बहुत सी चीज़ें हैं, अंदर जब आ रहे हैं उनको पार्किंग कैसी मिल रही है, या उनको एंट्री पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, एंट्री से लेकर के आप वेन्यू तक, जब अरीना में जा रहे हैं वहाँ तक क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। सो मैनी थिंग्स, बहुत से एलिमेंट, क्योंकि ऑडियंस आज बहुत जज करती है, एक एक चीज़ को जज करती है ऑडियंस, उसको इतनी सी भी कमी दिखा जाए, बहुत से लोग हैं वो कमियां ढूंढने में बहुत फोकस रखते हैं, और होना भी चाहिए। अगर आप किसी को बुला रहे हैं और आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं कि आई एम वेरी प्रोफेशनल, तो बिल्कुल आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर कोई कमी है तो यही मेरी जॉब है कि मुझे उस कमी को मैं कितना कम से कम रखूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो लखनऊ मच। स्टोरीज की ऑडियंस के लिए अपना टाइम देने के लिए। नहीं, और मैं अपनी लखनऊ के लिए एक बहुत एक मतलब सच में मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने शहर के लिए, जिसने मुझे इस तरीके का एक जहनियत मुझे दी, इस तरीके की जो आज मेरी पर्सनालिटी है या जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे इंस्पायर्ड किया है मेरे शहर ने, मेरे शहर के लोगों ने, एंड आई एम टोटली डिवोटेड फॉर यू पीपल, अपने शहर के लिए और अपने लोगों के लिए। और मैं हर साल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर काम देने की कोशिश करो, और पूरी ईमानदारी के साथ काम। बस मैं इसके अलावा यही मेरे हाथ में है, और इसके अलावा जो भी है वो सब ऊपर वाले के हाथ में और आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो मैं अपनी लखनऊ की जो ऑडियंस है एंड जो हमारी लखनऊ स्टोरीज की जो ऑडियंस है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट, अपील और इजाज़त कि आप लोग प्लीज़ आएँ और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल को एंजॉय करिए। ये एक ऐसा फेस्टिवल है, मुझे बड़ा फ़क्र है कि हम लोग इस तरीके का अपने शहर के अंदर एक फेस्टिवल कर रहे हैं कि जो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक है। अकेला एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो कि अंडर वन रूफ थिएटर, म्यूज़िक, स्टैंड अप, लिटरेचर, फूड, आर्टिज़न, EDM म्यूजिक एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ हम लोग अंडर वन रूफ मल्टी परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल है। सो प्लीज आप लोग आइए और एंजॉय करिए इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल को। ये एक ऐसा फेस्टिवल है, आप अपनी एक घर के अंदर 3 जनरेशन से लेती हैं, आप एक गाड़ी में बैठिए, सब लोग आइए एंड एवरीबडी, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है और माहौल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और इस फेस्टिवल के जो टिकट्स हैं हम लोग के, वो बुक माई शो पे अवेलेबल हैं। फेस्टिवल की डेट्स हैं 18 से 21 दिसंबर। सो एवरी डे हम लोग थिएटर, म्यूजिक, स्टैंड अप, लिटरेचर के 3 शोज हैं, टेक्नो, सभी के एवरी डे बैक टू बैक शोज हैं। आपको जो भी शो पसंद है आप प्लीज आइए और एंजॉय करें। थैंक यू।